पेपर वन के फर्स्ट टॉपिक की ओर जाने वाले हैं, जो है शरीर उपक्रम। अब शरीर उपक्रम इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो शरीर के संबंध में संपूर्ण विवरण, या फिर शरीर के संबंध में संपूर्ण अध्ययन जिसे हम कहते हैं वो। तो ये शुरू करने के लिए हम ये क्यों करने वाले हैं? मतलब शरीर उपक्रम पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, निर्माण, बुद्धि और क्षय, इनके संबंध में सभी प्रकार का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसलिए जब भी शरीर में कोई व्याधि या फिर डिसीज, जिसे हम विकृति कहते हैं, अगर ये उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए मनुष्य के शरीर का संपूर्ण ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए हमें शरीर का अध्ययन पूरी तरह से करना है। ठीक है। अब ये शुरू करने के लिए हमें विस्तार में अध्ययन करना है। तो उसी के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? तो शरीर की व्याख्या है। आयुर्वेद शास्त्र में शरीर शरीर किससे कहा गया है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली व्याख्या है आचार्य चरक अनुसार, जो है शुक्रम शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा इति। अब शुक्र यानी क्या होता है? पुरुष शुक्र यानी स्पर्म। दूसरा है शोणित। शोणित यानी स्त्री शुक्र या फिर स्त्री शोणित जिसे हम कहते हैं ओवम। इनका जब संयोग होता है, कहाँ पे होगा संयोग? कुक्षी में यानी यूटरस में। बहुत से स्टडीज में ये देखा गया है कि कुक्षी को एक स्पेसिफिक पार्ट से अगर कोरिलेट करना है मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार, तो कुक्षी को एम्पुला माना गया है फैलोपियन ट्यूब का। हम सभी को पता है कि एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले जो स्पर्म और ओवम का कॉन्जुगेशन है वो कुक्षी में होता है, यानी एम्पुला में होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में ये पहले से ही बताया गया है। क्या बोला है? कि शुक्र और शोणित, इनका संयोग कुक्षी में होगा तब, और उसके बाद में उसमें जीवात्मा प्रवेश करेगी, तब उसे गर्भ संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है। और इसका ही जब डेवलपमेंट होगा तो वो शरीर शरीर में तब्दील होगा। ओके। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याख्या, वो है शुक्रम शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि शुक्र और शोणित यानी स्पर्म और ओवम, इनका गर्भाशय में संयोग होने के बाद उसमें किसका प्रवेश होना या फिर किसकी समूर्छना होनी चाहिए? आत्मा प्रकृति और विकार, इनकी जब समूर्छना होगी तभी उसे गर्भ संज्ञा प्राप्त होती है। अब प्रकृति यानी क्या होता है? प्रकृति होती है, 8 प्रकृतियां है, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। तो 8 प्रकृति में क्या क्या आने वाला है? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है। ये हो गए अष्ट प्रकृति। इसके बाद है विकार। विकार है षोडश विकार। षोडश विकार में क्या आएंगे? एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। ठीक है। शुक्र और शोणित, इनका गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार, इनकी समूर्छना होने के बाद ही उसे गर्भ संज्ञा प्राप्त होती है। प्रकृति है अष्ट प्रकृति और विकार है षोडश विकार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसी श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने षडंग का वर्णन किया है। विविध आचार्यों के अनुसार षडंगों में थोड़े से चेंजेस है, तो वो हम इसके बाद के स्लाइड में देखने वाले हैं। परंतु यहाँ पे सुश्रुताचार्य ने किसे षडंग कहा है वो देख लेंगे। शाखा चतुरस्र मतलब चार शाखा, चार शाखा यानी दो हाथ और दो पैर। उसके बाद है मध्यम पंचम, मतलब मध्य शरीर को पंचम अंग कहा है, और शिर को षष्ठम अंग कहा है। ठीक है। उसके बाद है आचार्य चरक अनुसार श्लोक है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। अब इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले क्या है? चेतना अधिष्ठान भूतम। चेतना यानी आत्मा, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय, इससे शरीर कहते हैं। चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय,
उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और ये शरीर कैसा होता है, समयोगवाही होता है। अब समयोगवाही का मीनिंग क्या है कि जब सप्त धातु, तीन त्रिदोष और त्रिमल ये साम्य अवस्था में रहते हैं, तभी वो शरीर गति में रहता है, या फिर तभी वो शरीर नॉर्मल कार्य कर पाता है। इसलिए शरीर को क्या कहा गया है, समयोगवाही कहा गया है। ओके, जस्ट अ मिनट। इसके बाद है आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक है, सबसे इजी श्लोक जिसे हम कह सकते हैं। उसका रेफरेंस फ्रॉम एआरपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। सो इसमें क्या है, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। इसका मीनिंग है कि शरीर के मूल क्या है, तो दोष धातु और मल। तो हमारे शरीर में तीन दोष है, सात धातु है और तीन मल है। ये सभी क्या है, शरीर का मूल है, या फिर शरीर का मूल आधार है। ओके, ऐसे तत्वों का जो समूह है, मतलब त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल, इन तत्वों का जो समूह है उसे शरीर कहते हैं। ओके, उसके बाद है शीर्यते अनिना इति शरीरम। अब शीर्यते का मीनिंग क्या हो रहा है, कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर जो नष्ट हो रहा है। ओके, प्रतिपल क्षीण अथवा नष्ट होते रहने के कारण शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर का अर्थ क्या है, जो नष्ट हो रहा है, जो नश्वर है, और जिसमें नष्ट होना और चलते रहता है, ये कार्य जो है वो चलते रहता है, उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। ओके, और एक श्लोक है, शीर्यते हिनस्ति आत्मानं इति शरीरम। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहता है उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, जो निरंतर गति में है और उसी के कारण वो नष्ट हो रहा है उसे शरीर कहते हैं। शीर्ण होना, विसंकलन होना या फिर विघटित होना आदि सभी अर्थ की आदि सभी अर्थ शरीर के अपचय प्रक्रियाओं के लिए, मतलब कैटाबोलिक प्रोसेसेस का हमें ज्ञान करवाती है। ओके, इसके बाद है एक और डेफिनेशन है, चीयते अनेन इति काय, जिसका पोषण हो रहा है उससे काय कहते हैं। काय शब्द किसके लिए यूज होता है, अग्नि के लिए यूज होता है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि, अतः इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होते रहता है। इसलिए शरीर के लिए और एक श्लोक क्या है, चीयते अनेन इति काय। काय यानी अग्नि, और इस अग्नि की सहायता से ही सभी शरीर व्यापक होते रहते हैं। अगर इसमें कुछ वृद्धि क्षय होता है तो उसका परिणाम शरीर पर भी होता है। ठीक है, उसके बाद है गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की परिभाषा। इट इज स्प्लिट गर्भोपनिषद में। ओके, तो गर्भोपनिषद में शरीर की परिभाषा क्या की गई है, शरीरम इति कस्मात् अग्निहोत्र क्षयत्रे ज्ञानाग्नि दर्शनाग्नि कोष्ठाग्नि इति, तत्र कोष्ठाग्नि नाम अशीत पीत लेह चोष्य पचति, दर्शनाग्निः रूपाणां दर्शनं करोति, ज्ञानाग्नि शुभ अशुभ च कर्म करोति। ये कौन से इसमें आया है ये श्लोक, तो ये गर्भोपनिषद में आया है। तो इसमें तीन अग्नि का वर्णन है। कौन से तीन अग्नि, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। ओके, तो ज्ञानाग्नि क्या करती है, ज्ञानाग्नि शरीर के सभी शुभ और अशुभ कर्म का ज्ञान कराती है। ठीक है, ज्ञानाग्नि क्या करती है, शरीर के शुभ और अशुभ कर्म का जो ज्ञान कराती है उसे हम ज्ञानाग्नि कहते हैं। उसके बाद है दर्शनाग्नि। दर्शनाग्नि का क्या कार्य है, दर्शन का कार्य करती है, और किसकी सहायता से करती है, आलोचक चित्त द्वारा।
आलोचक पित्त कहाँ पे होता है? नेत्र में होता है। और दर्शनाग्नि क्या करती है? दर्शन का कार्य करती है आलोचक पित्त के द्वारा। उसके बाद है तीसरी अग्नि, कोष्ठाग्नि। कोष्ठाग्नि मतलब शरीर के मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी अन्न का पाक करती है। ठीक है। जो अन्न होता है वो हम कितने फॉर्म में लेते हैं? आचार्य आयुर्वेद के अनुसार तीन, इसमें अशीत, पीत, लेह्य और चोष्य। ठीक है। तो इन सभी पदार्थों का मतलब अन्न पदार्थों का क्या करना है? ग्रहण करना। ये कार्य कोष्ठाग्नि द्वारा होता है। ठीक है। इसे ही हम जठराग्नि या फिर कोष्ठाग्नि, ये दो भी पर्याय इसके लिए है, जठराग्नि और कोष्ठाग्नि। ठीक है। तो ये किसके अनुसार व्याख्या थी? शरीर की गर्भोपरिषद के अनुसार। ओके। उसके बाद है भाव प्रकाश आचार्य के अनुसार ये व्याख्या है, गर्भाशयगतम शुक्रम आर्तवम जीव सदनकम प्रकृति सा विकार च तत्सर्व गर्भ सदनकम कालेन वर्धितो गर्भो यत् अंगोप अंगो संयुतः भवेत् तदा स मुनिभिः शरीरम इति निगद्यते। ये इसका रेफरेंस क्या है? भाव प्रकाश प्रथम खंड में ये श्लोक आया है, गर्भ प्रकरण में। ओके। तो इसका मीनिंग क्या है? शुक्र, आर्तव, जीवात्मा, अष्ट प्रकृति और 16 विकार, इन सबका संयोग जब गर्भाशय में होता है तब उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। किसका किसका संयोग होना होना चाहिए? शुक्र, आर्तव, जीवात्मा, शुक्र, आर्तव, जीवात्मा, प्रकृति, विकार, इन सभी का संयोग होने पर ही क्या कहते हैं? उसे गर्भ संज्ञा मिलती है। ओके। तो ये श्लोक था आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, शरीर का श्लोक है। इसके बाद है शारीर की व्याख्या। अब शारीर किसे कहते हैं? नॉर्मली शरीर यानी सिर्फ पंच महाभूतों का समुदाय, जिसमें आत्मा नहीं है या फिर जीवात्मा नहीं है। ऐसे शरीर में जब आत्मा प्रविष्ट होती है, ठीक है, तो शारीर बनता है। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि शरीर प्लस आत्मा इक्वल्स टू शारीर। मतलब आत्मा का जो आ है वो जब शरीर के शव में मिलता है तो वो शारीर बनता है। ठीक है। फिर उसको हम चेतना युक्त पुरुष ऐसा नामकरण देते हैं। ठीक है। तो अब ये शारीरिक, शारीरिक किसे कहा गया? जीवात्मा के लिए शारीरिक शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये शारीरिक के संबंध में कौन से श्लोक आए हैं संहिता में वो हम देखेंगे। सबसे पहले है आचार्य चरक के अनुसार, शरीरम चिंत्यते सर्वदैव मानुष संपदा सर्वभावय यतः तस्मात् शारीर स्थानम उच्यते। इसका मीनिंग क्या है? समस्त शरीर का देव मतलब अलौकिक और अमानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन और उसके सभी भावों को जहां पर व्यक्त किया जाता है उसे शारीर स्थान कहते हैं। चरक संहिता जो है उसमें विविध स्थान है। ठीक है। तो जो शारीर स्थान है उसमें मनुष्य का सभी एनाटॉमिकल जो पार्ट है, शारीर रचना का पार्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस श्लोक में उस शारीर स्थान की व्याख्या दी गई है। तो वो क्या दी गई है कि समस्त शरीर का दैव और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन और उसके सभी भावों का जहाँ पे जो भाव है जहाँ पे व्यक्त किए गए हैं उसे शारीर स्थान का है। ओके। ये उतनी इंपॉर्टेंट व्याख्या नहीं है शारीर की। ठीक है। इसके बाद है इत्यत्र जन्म मरणम यतः सम्यक उदाहृतम शरीरस्य ततः स्थानम शारीरम इदम उच्यते। ये किसकी व्याख्या है? आचार्य वाग्भट की अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय नंबर 6। ऐसा स्थान या फिर ऐसे स्थान को जहाँ शरीर के जन्म मरण दोनों का भली भांति वर्णन हो उसे शारीरिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड व्याख्या है आचार्य दलहन के अनुसार। दलहन आचार्य क्या थे? टीकाकार थे, आचार्य सुश्रुत थे। ओके। शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृतो अध्याय शारीरिक, शरीर के सभी भावों का ग्रहण कर
ग्रहण करके जो अध्ययन या ग्रंथ लिखा जाए वह शारीरिक, ठीक है। शरीर के सभी भावों का अध्ययन करने के बाद में जो ग्रंथ लिखा जाता है उसे शारीरिक कहते हैं। ओके। उसके बाद है अरुंधति की व्याख्या है, शरीरम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथम शारीरम, मतलब शरीर को आधार मानकर लिखे गए हुए ग्रंथों को क्या कहते हैं, शारीरिक कहते हैं। शरीर को आधार मान के लिखे गए हुए ग्रंथों को शारीरिक कहते हैं। ये व्याख्या किसने लिखी है, अरुंधत्त आचार्य। सॉरी। तो ये थे शारीर की व्याख्या, मतलब जो संहिताएं हैं वहां पे शारीर की व्याख्या कहाँ कहाँ पे आई है, कौन कौन सी संहिता में आई है। और एक है शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शरीरम, शरीर को आधार मानकर उसी से संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या शास्त्र में वर्णित है उसे शारीर कहते हैं। फिफ्थ है शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम। ओके। शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र से प्राप्त होता है या फिर जिस शास्त्र से प्राप्त होता है उससे शारीर कहते हैं। ओके। अब है शरीर। और एक बात करना चाहूंगी, जो शारीर शब्द बना है वो शरीर प्लस आत्मा, इनको कंबाइन करके शारीर शब्द बनता है। पर जो हमने जब भी बोला था कि जीवात्मा को शारीर कहते हैं, सो वो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है, वो जीवात्मा को शरीर ही कहते हैं, ठीक है। और शारीर यह शब्द शरीर प्लस आत्मा इनके संयोग से बना गया है। मतलब पंचमहाभूत अ, विकारों का जो समुदाय है उसमें जब जीवात्मा प्रविष्ट करती है या फिर आत्मा प्रविष्ट होती है तब उसे शारीर कहते हैं। ओके। अब हम देखने वाले हैं शरीर की व्याख्या। शरीर को कहते हैं आत्मा या फिर जीवात्मा, ठीक है। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने व्याख्या दी है शरीर की, तो वो क्या है, पंच महाभूत शरीर शरीरी समवाय पुरुष इति स एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पंच महाभूत और आत्मा इनके समुदाय को क्या कहते हैं, पुरुष। शरीर यानी आत्मा, तो पंच महाभूत और आत्मा इनके समवाय को पुरुष कहते हैं। और यही कर्म पुरुष है और यही चिकित्सा अधिकृत पुरुष है, मतलब चिकित्सा के योग्य पुरुष यही है, चिकित्सा के योग्य पुरुष, इसी पुरुष के में चिकित्सा करनी है। ओके। पंच महाभूत और आत्मा क्या में यानी शरीर, इनके समवाय को पुरुष कहते हैं और इसी को कर्म पुरुष या फिर चिकित्सा अधिकृत पुरुष कहते हैं। मतलब चिकित्सा किसकी करनी है, इसी पुरुष की करनी है। ओके। उसके बाद है जीवात्मा का थोड़ा सा वर्णन है कि चिकित्सा का अधिकरण जो पुरुष है या फिर चिकित्सा अधिकरण पुरुष कर्म पुरुष आदि शब्दों से जीवात्मा को जाना जाता है। यह परमात्मा का ही अंश है, जीवात्मा यह परमात्मा का अंश है। परमात्मा अनादि है क्योंकि इसकी किसी से उत्पत्ति नहीं होती है, इसका अस्तित्व सदैव रहता है। अनादि और कारण रहित होने के कारण वह नित्य होता है। उससे व्यक्त अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वत विभु इत्यादि पर्यायी शब्द होते हैं, ठीक है। अब शरीर में आत्मा है या फिर शरीर में शरीर ही है, इसके लक्षण होंगे। मतलब आत्मा अपने कुछ कार्य से उसकी अनुभूति होती है, ठीक है। तो यही आत्मा के लक्षण एवं गुण किसमें बताए गए हैं, चरक चालीसवां अध्याय नंबर 1 में बताए गए। तो इसका श्लोक है, मैं पहले श्लोक पढ़ लूंगी और हमने उसी श्लोक का बाइफरकेशन किया है यहाँ पे। प्राण अपान निमेषाद्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरण धारणम च यथ देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिण उष्ण सव्यय नाव गमनस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगते
त्याति जीवतः न मृतस्य लिंगानि समाद तस्माद आहुः महर्षयः। क्या क्या लक्षण बताए हैं आत्मा के इस श्लोक में? सबसे पहले प्राण अपान नियमन। ठीक है, प्राण और अपान इनका क्या होता है? नियमन। उसके बाद है उन्मेष निमेष, मतलब जो हम आईलिड्स की जो पोजिशन होती है ऊपर नीचे करनी, उसे क्या कहते हैं? निमेष उन्मेष। ठीक है, निमेष यानी आईलिड्स बंद करना, उन्मेष यानी आईलिड्स खोलना। ओके, और ये प्राण अपान नियमन यानी उसको हम क्या कर सकते हैं? उच्छ्वास और निश्वास। उच्छ्वास निश्वास। ओके, जीवन मनुष्यो गति, मतलब जीवन मन की गतियां, मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरे इंद्रिय में चले जाना, मन का एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में चले जाना, उसको क्या कहते हैं? इंद्रियांतर संचार। ठीक है, उसके बाद कौन सा कार्य है? प्रेरण धारण। ठीक है, उसके बाद है देशांतर गति स्वप्न में, मतलब हम अगर किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर रहे हैं कि पेरिस में ऐसा है वैसा है, या फिर पेरिस की एक जगह अच्छी है, तो हम वहां पे फिजिकली नहीं गए, परंतु हमारा मन वहां पे जाके आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर गति। ओके, उसके बाद है पंचत्व ग्रहण, और दक्षिण नेत्र से देखी हुई वस्तु को वाम नेत्र से देखने पर भी वही ज्ञान होना, ये भी आत्मा का ही लक्षण है। और कौन सा आत्मा के लक्षण है? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। ये सभी किसके गुण है? ये सिर्फ आत्मा के गुण। ठीक है, इसके बाद है शरीर ज्ञान का प्रयोजन और उपयोगिता। हमें शरीर का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है? शरीर ज्ञान के प्रयोजन देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। ठीक है, हम आयुर्वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें आयुर्वेद का प्रयोजन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये श्लोक लर्निंग कर लेना है और इसका रेफरेंस भी पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना, ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। दो मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम प्रशमनम च, मतलब जो आतुर है या फिर जो रोगी है उसके विकारों का प्रशमन करना या फिर उसके विकारों की चिकित्सा करना, ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, इसके बाद है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने क्या कहा है? इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधिपसुष्टाणां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च, मतलब व्याधि होने पर उस शरीर को व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखना, यह आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। श्लोक डिफरेंट है पर उनका मीनिंग नियर अबाउट सेम है। ठीक है, तो ये दोनों भी श्लोक लर्न होने चाहिए। ओके, और इसका रेफरेंस सॉरी। इसके बाद है षडंग शादी। आचार्य सुश्रुत, चरक और वाग्भट, इन तीनों ने षडंग का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने सुश्रुत आचार्य के अनुसार षडंग देखा है। तो षडंग में आचार्य सुश्रुत ने किसका उल्लेख किया है? सच्च षडंगम शाखा चतुरस्रो मध्यम पंचम षष्ठ शीर इति। शाखा चतुरस्र यानी चार शाखा, दो हाथ और दो पैर, मध्य शरीर को पंचम अंग कहा है और शीर को षष्ठ अंग कहा है। ठीक है, उसके बाद है आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने क्या कहा है? आचार्य चरक के अनुसार द्वय बाहु द्वय शक्ति शिरो ग्रीवम अंतराधि इति षडंगम। चरक के आचार्य के अनुसार दो बाहु यानी दो
शाखा जो कही है षडंगम में आचार्य सुश्रुत ने, उसी को द्वय बाहु और द्वय शक्ति ऐसा बाइफरकेशन किया है आचार्य चरक ने। शिरो और ग्रीवा को पंचम अंग माना है, और अंतराधि, अंतराधि यानी मध्य शरीर, इसको षष्टम अंग माना है। अंतराधि यानी मध्य शरीर। ओके। इसके बाद है आचार्य वाग्भट के अनुसार शिरो अंतरादि द्वय बाहु सप्तमी समासतः। शिर, अंतरादि यानी मध्य शरीर, दो बाहु और दो शक्ति, ऐसा षडंग माना है आचार्य वाग्भट ने। ओके। तो ये तो था षडंग का वर्णन। अब शरीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए है कि विकृति विज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर विकार, सॉरी, आवश्यक है, विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, अतः विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए हमें शरीर के अंग प्रत्यंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमें शारीर रचना पढ़ना है। ओके। आयुर्वेद शारीर में गर्भावक्रांति शारीर, रचना शारीर, क्रिया शारीर, तीनों का वर्णन है। और चिकित्सा की दृष्टि से शारीरिक विषय का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए हम शारीरिक रचना पढ़ने वाले हैं। स्थूल शरीर के ज्ञान से पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आवश्यक है। आयुर्वेदीय शरीर में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान इसी से प्राप्त होता है, अतः शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी अवयव की पांचभौतिक रचना के ज्ञान के लिए शरीर का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दोष, धातु तथा अवयव की पांचभौतिक रचना का ज्ञान करने के लिए भी शारीर रचना हमें पता होना चाहिए। ठीक है। शल्य कर्म करने के लिए भी हमें शारीर रचना यानी सर्जरी करने के लिए एनाटॉमी का अभ्यास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें शारीर रचना पढ़ना है। ठीक है। और एक को आता है शारीर रचना क्यों पढ़ना चाहिए, तो विधि वैद्य यानी जूरिस्प्रूडेंस, फॉर एग्जांपल मेडिको लीगल केसेस में जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो उस मृत शरीर में कौन से अंग प्रत्यंगों की जांच करनी चाहिए, जिसके वजह से हमें मृत्यु किस कारण से हुई है, किस प्रकार हुई है, इसका ज्ञान हो, इसके लिए भी हमें मूलतः शारीर रचना इस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो ये था शारीर रचना का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता क्या है ये। ठीक है। तो इसके बाद का हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, जो है शव संरक्षण एवं शव विच्छेदन पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो शव संरक्षण क्यों करना चाहिए? शव संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। शव संरक्षण का मीनिंग क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो एनाटॉमी में सबसे पहले शुरू होता है वो है डिसेक्शन, ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन। इसके लिए जो भी बॉडीज यूज की जाती है वो प्रिजर्व बॉडीज होती है। ठीक है। सो शव विच्छेदन, उसके उसको क्या बोलते हैं? डिसेक्शन या फिर प्रैक्टिकल एनाटॉमी। डिसेक्शन या फिर प्रैक्टिकल एनाटॉमी। ओके। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं शव संरक्षण एवं शव विच्छेदन। शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग, संख्या शरीर, व्याकरण शरीर आदि के लिए एक और जहाँ शास्त्र ज्ञान आवश्यक होता है। शास्त्र ज्ञान यानी थेरोटिकल नॉलेज। और उसके दूसरी साइड क्या होगी? प्रत्यक्ष ज्ञान। किसी भी चीज का हमें ज्ञान करना है, उसके लिए हमें उसको उसका थेरोटिकल पार्ट पता होना चाहिए, और उसका प्रत्यक्ष कर्माभ्यास यानी उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों भी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें थ्योरी में पढ़ना है कि क्या क्या होता है, और प्रैक्टिकल हमें देखना है कि कैसे कैसे होता है। विशेष तौर से शल्य शल्य शास्त्री के लिए तो यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान करने के लिए शव विच्छेदन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। आज के आधुनिक युग की अपेक्षा आचार्य सुश्रुत के काल में आज से लगभग 3500 वर्ष पहले
मृत शरीर का शव विच्छेदन करना आसान नहीं है। ठीक है। अब अभी बहुत ज्यादा इजी हो गया है, बॉडी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है, इसलिए अभी जो डिसेक्शन होता है या फिर अभी जो शव विच्छेदन होता है वो कंपैरेटिवली इजियर हो गया है बहुत ज्यादा पहले के युग से। ठीक है। तो इसका रेफरेंस कहाँ पे दिया गया है? शव संरक्षण का, शव संरक्षण का रेफरेंस है आचार्य सुश्रुत ने बताया है शारीरिक स्थान में अध्याय नंबर 5 में। वो पूरा श्लोक है और उसका मीनिंग हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है। तो उस श्लोक में सबसे पहले वर्णन है कि जो शव हम लेने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए। तो वो शव के कितने क्वालिटीज बताए हैं? तो 4। सबसे पहले उसको हम योग्य शव बोलेंगे। शव विच्छेदन करने के लिए हमें जो शव का संरक्षण करना है वो शव कैसा होना चाहिए, उसका उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले है समस्त गात्र, मतलब जिसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया और ऐसे बॉडी को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, नहीं। हमें जो बॉडी प्रिजर्व करनी है वो संपूर्ण अंग प्रत्यंग युक्त ही होनी चाहिए। उसके बाद है अविशोपहत, मतलब जिसकी मृत्यु विष प्राशन करने से न हुई है। ठीक है। विष प्राशन करने से या फिर कोई फॉरेन बॉडी से या फिर जो कोबराज होते हैं, स्नेक्स होते हैं, स्कॉर्पियन बाइट होता है, इसके कारण जिसकी मृत्यु ना हुई हो। क्योंकि जब भी विष के कारण मृत्यु होती है तो किसी भी एक सिस्टम का डैमेज होता है, और ऐसी बॉडी अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो उस सिस्टम का जो हम नॉलेज लेने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी मनुष्य ने अगर पॉइजन ले लिया, ठीक है, ओरल रूट से पॉइजन लिया है और वो बहुत ज्यादा कोरोसिव है, तो उसके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसी बॉडी को हम अगर प्रिजर्व करेंगे तो हम जब उस पार्ट का डिसेक्शन करेंगे तो हमें उसका पूरा ज्ञान योग्य तरीके से नहीं होगा। इसलिए हमें विष से जिसकी मृत्यु हुई है ऐसी व्यक्ति की या फिर ऐसे मनुष्य की बॉडी हमें नहीं लेनी। ठीक है। कुछ कुछ विष ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुचला हो गया, स्टिचनेस लक्स भूमिका, वो अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, आपके मस्तिष्क को। इसलिए हमें ऐसे विष विष से जिसकी डेथ हुई है ऐसे मनुष्य का शरीर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसका कोई ना कोई एक आध सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका होता है। ठीक है। उसके बाद है अदीर्घ व्याधि पीड़ित, जो दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो। दीर्घ व्याधि से पीड़ित होने से क्या होता है कि जो अगर उस इंसान को कोई व्याधि है, किसी भी मनुष्य को, तो वो व्याधि अगर बहुत क्रॉनिसिटी से है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो वो व्याधि भी उस सिस्टम को खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है, राजलक्ष्मी, तो और वो बहुत साल से एकेटी ले रहा है या फिर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ले रहा है और वो सस्टेन कर रहा है लाइफ, और ऐसे मनुष्य की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे मनुष्य के शव को हम प्रिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसका जो प्राणवायु स्रोत है, उसके पूरे जो उसके ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसी बॉडी को हम अगर डिसेक्शन करते हैं, शव विच्छेदन करते हैं, तो हमें उसके लंग्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। और हमारा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। ठीक है। इसलिए हमें दीर्घ काल से जो व्यक्ति पीड़ित हो ऐसे व्यक्ति का भी शरीर नहीं लेना है। उसके बाद है अवर्ष का, मतलब 100 वर्ष पूर्ण न हुए हो ऐसे ही हमें क्या लेना है, ऐसे ही हमें मनुष्य की बॉडी लेना है, तो शरीर लेना है। ठीक है। किसके लिए? शव संरक्षण के लिए। ओके। तो योग्य शव के 4 मेन बेसिक क्वालिटीज क्या है या फिर गुण क्या है? सबसे पहले समस्त गात्रम, संपूर्ण अंग प्रत्यंग होना चाहिए। दूसरा है अविशोपहतम, पूरे उसके जो भी मनुष्य उसका उसकी विष से मृत्यु न हुई हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, मतलब जो दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो। अवर्ष क्षतिकम, मतलब जो 100 वर्ष जिसको पूरे न हुए हो, ऐसा ही हमें शव लेना है। ठीक है। ये 4 जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स, ये लर्न कर लेना है ताकि आंसर लिखते समय आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है शव विच्छेदन पद्धति, सॉरी, शव विच्छेदन से पहले हमें उसका संरक्षण करना है। शव संरक्षण कैसे करना चाहिए ये हम देखने वाले हैं। ऐसे पुरुष का शव मिलने के पश्चात आंत्र से पुरुष
साफ करके, मतलब जो भी एलिमेंट्री चैनल है, इंटेस्टाइन है, वो बॉडी की, वो हमें पूरी क्लीन कर लेनी। ओके, वो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है इसलिए। उसके बाद मुंजा वल्कल कुश क्षण आदि से बांधकर पिंजर में अप्रकाश देश में पोत प्रक्रिया के लिए छोड़ देना है। 7 दिन पश्चात शव निकालकर उसी बाल वेणु के कुर्च से धीरे धीरे शव विच्छेदन करके अंग प्रत्यंग का प्रत्यक्ष ज्ञान करें। ये जो विधि बताई गई है, ये आचार्य सुश्रुत के समय की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो हमने योग्य शव देखा, अगर आपको योग्य शव मिलता है तो ऐसे शव के आंत्र से पूरी साफ कर लेना है। मतलब उसके इंटेस्टाइन से पूरा जो स्टूल मैटर है वो सब निकाल लेना है, और उसको बांध के अप्रकाश, मतलब जहाँ पे अंधेरा हो, ऐसे स्थान पे छोड़ देना है। तो अंधेरा हो, इसका ये ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई उसे देख के डर ना जाए। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा लॉजिकल इश्यू सोचना नहीं है। अप्रकाश देश क्यों बोला है, तो कोई भी व्यक्ति उस शव को देखकर डर ना जाए इसलिए। और किसके लिए छोड़ना है, पोत प्रक्रिया के लिए, प्यूटरिफिकेशन होने देना है उसका। और फिर 7 दिन के बाद वो शव निकालकर उसका कुर्चे से धीरे धीरे शव विच्छेदन करना है और अंग प्रत्यंग का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है। सो ये था आचार्य सुश्रुत के अनुसार शव संरक्षण और शव विच्छेदन। अब और एक कंसेप्ट है कि आधुनिक समय में संरक्षण और मृत्युशोधन पद्धति कैसे होती है। ठीक है, तो मैं नोट, आप प्लीज ये नोट कर लीजिए जो मॉडर्न के अनुसार है। संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा और सावधानियां या पूर्वक करना। मतलब जैसे हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखा कि शव कैसा होना चाहिए, तो आज के युग में कैसा शव हमें लेना है वो, मृत होते ही शव शव को ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। शीतकाल में मृत्यु होने के समय से लेकर लगभग 30 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होता। ग्रीष्म काल में मृत्यु होते ही शव के बाहर बर्फ लगा देनी चाहिए, और लगभग 24 घंटे तक शव शव में दूषी परिवर्तन नहीं होता है। दूषी परिवर्तन यानी उसमें प्यूट्रिफिकेशन शुरू हो जाना। ओके, जो बॉडी हम लेने वाले हैं फॉर मॉडर्न प्रिजर्वेशन, मतलब अभी के युग में जो शव संरक्षण पद्धति होती है, उसके लिए भी हमें शव कैसा होना चाहिए, पूरा अंग प्रत्यंग युक्त ही होना चाहिए। ठीक है, और वो शव दीर्घकाल व्याधि पीड़ित न हो, और उस रुग्ण या उस मनुष्य को कोई भी संक्रामक व्याधि न हो। ठीक है, विष प्राशन से उसकी मृत्यु न हुई हो, और उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम न हुआ हो, ऐसा ही हमें शव लेना है। और जिसकी आयु लगभग 50 साल तक की हो, ऐसा शव हमें आधुनिक शव संरक्षण के लिए लेना है। ठीक है, तो अब शव संरक्षक द्रव्य होती है, मतलब प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, संरक्षक द्रव्य, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं। नॉर्मली फॉर्मेलिन में रखते हैं बॉडी को, लेकिन फॉर्मेलिन में रखने से पहले बॉडी के वेन्स में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स डाले जाते हैं। वो है सबसे पहले कार्बोनिक एसिड और फिनॉल, जिसे हम कहते हैं, वो रहता है 1 लीटर। उसके बाद एक फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन होता है 4 लीटर्स। उसके बाद एक ग्लिसरीन, ग्लिसरीन होता है 2 लीटर्स। स्पिरिट, स्पिरिट होता है 3 लीटर्स। टर्पेंटाइन ऑयल, वो होता है 300 ml, और इसमें वाटर रहता है 3 लीटर्स। ये क्या है, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है, संरक्षक द्रव्य है। और दूसरा होता है एक रंजक द्रव्य, मतलब स्टेनिंग फ्लूइड। स्टेनिंग फ्लूइड में होता है रेड लीड 200 mg मात्रा में, और उसमें होता है वाटर 2 लीटर्स। ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, संरक्षक द्रव्य। अब इसको विधि क्या है, मतलब संरक्षण की विधि क्या है आधुनिक अनुसार, तो मृत शरीर को शव विच्छेदन कक्ष में टेबल पे लिया जाता है, और उत्तान स्थिति में लेटाकर उसके दक्षिण या वाम भाग में
एंटेरियर सुपेरियर इलेक्ट स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, उसके 4 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लिया जाता है, वहां फीमोरल शीथ मिलती है, जिसके अंदर लैटरल साइड में फीमोरल आर्टरी और मीडियल साइड में फीमोरल वेन मिलती है। फीमोरल आर्टरी के द्वारा प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और उससे डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन किया जाता है, या फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में भी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालकर बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है। अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कभी भी हम शव संरक्षण कर रहे हो तो? जो भी बॉडी है या फिर जो भी शव है, उसका नाक, कान और गुद इनमें कॉटन लगाना है, ताकि जो भी बॉडी फ्लूइड्स है वो बाहर ना आए। ठीक है। द्रव संरक्षण की पहचान कैसे करनी है? जब फॉर्मेलिन की दुर्गंध होती है वो शव की नासिका और नाकों में आने लगे। ठीक है। ललाट एवं अंगुलियों के अंतिम पर्व के अग्र भाग में आल पिन से भेदन करने पर द्रव सिरकने लगे, तभी भी तब हम समझ सकते हैं कि द्रव्य संरक्षण प्रॉपर हुआ है। ओके। तो ये था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न या फिर अभी के जो युग में शव संरक्षण या फिर शव विच्छेदन करते हैं, उसके लिए बॉडी को प्रिजर्व कैसे किया जाता है वो हमने प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स देखे और उसकी हमने प्रोसीजर देखी कि वो कैसे इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। ओके। तब ये मृत शोधन का मृत शोधन की आवश्यकता क्या है या फिर इसका महत्व क्या है, या फिर डिसेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले है शारीरिक अवयव की गणना करने हेतु, मतलब शारीरिक अवयव कितने हैं ये पता करने के लिए, अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि से, जब अंग प्रत्यंग कितने हैं बॉडी में और उसकी पोजिशनिंग क्या है, उसकी रचना क्या है वो देखने के लिए, विभिन्न अवयवों के अनुसार परिवर्तन एवं उनकी स्थिति जान लेने के लिए। ठीक है। मतलब कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे स्थित होना चाहिए या फिर कहाँ पे स्थित है, इसका ज्ञान करने के लिए। चिकित्सा एवं शल्य कर्म में सफलता प्राप्ति हेतु चिकित्सा और सबसे ज्यादा तो शल्य कर्म के लिए, शल्य कर्म करते वक्त हमें शारीरिक रचना का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे रहता है, कौन सी शिरा जाती है, कौन सी धमनी जाती है, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मृत शोधन आवश्यक है। मृत शरीर अवयवों के ज्ञान से जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं के ज्ञान होगी। जो भी लिविंग लिविंग ह्यूमन बींग्स है उनमें कैसी प्रक्रिया होती है जीवन की, वो जानने के लिए भी हमें मृत शरीर का जो विच्छेदन कर रहे हैं हम, जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। शारीर क्रिया, शारीर रचना एवं शल्य शास्त्र के ज्ञान होगी। शरीर क्रिया जानने के लिए, शरीर रचना जानने के लिए और शल्य कर्म करने के लिए भी मृत शोधन आवश्यक है। व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्य के ज्ञान होगी। व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्य क्या है? जूरिस्प्रूडेंस और मेडिको लीगल केसेस, या फिर जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसमें भी वैद्य को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑर्गन कैसा है और जो भी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई है उसमें क्या चेंजेस है या फिर किस कारण की वजह से उस रुग्ण की मृत्यु हुई है, ये पता करने के लिए भी हमें मृत शोधन करना आवश्यक है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त होती, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में ही प्रैक्टिकल नॉलेज का बेस पक्का होने के लिए भी हमें मृत शोधन करना चाहिए। ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा शास्त्र, इसलिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज यानी क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मृत शोधन करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो ये था शारीर शारीर रचना का फर्स्ट पार्ट जो है शारीर उपक्रम। तो आज हमने क्या देखा? हमने शुरू किया शारीर रचना की डेफिनेशन से, शारीर रचना किससे कहते हैं। उसके बाद हमने शरीर उपक्रम की व्याख्या देखी, और वो पढ़ने के लिए हमें शरीर के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने शरीर की व्याख्या देखी। शरीर की व्याख्या आचार्य चरक अनुसार सुश्रुति अनुसार भी देखी। चरक ने यहाँ बोला शुक्रम शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा इति। और वही आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। मतलब गर्भाशय में शुक्र और शोणित इनका संयोग होने पर उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार
इनकी जब समोचना होती है तब गर्भ उत्पन्न होता है। फिर हमने देखा आचार्य चरक ने क्या कहा है, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत विकारों का जो समुदाय है उसे शरीर कहते हैं। और यह शरीर क्या है, समयोगवाही है। समयोगवाही यानी क्या होता है, जिस जब तीन दोष, तीन मल और सात धातु इनकी साम्यावस्था होती है, और तभी जो गति करता है उसे शरीर कहते हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोष धातु मला मल मूलम ही शरीर, मतलब दोष धातु और मल ये शरीर के कारण है, ठीक है, या फिर मूल है। क्षीरते अनेन इति शरीरम, जो प्रति क्षण या फिर हर पल क्षीण हो रहा है या फिर नष्ट हो रहा है, उसे उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। फिर गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की परिभाषा देखी हमने, उसमें तीन अग्नि का वर्णन था, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। ज्ञानाग्नि किसके लिए काम करती है, शरीर के शुभ और अशुभ कर्म करने के लिए। दर्शनाग्नि दर्शन का कार्य करती है, किसकी सहायता से, आलोचक पित्त की सहायता से। कोष्ठाग्नि क्या करती है, अन्न का पाचन करती है, और उसके लिए ही पर्याय है जठराग्नि। ओके। उसके बाद है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में क्या बोला है, गर्भाशय में शुक्र, आर्तव, आत्मा, प्रकृति और विकार इनका जब संयोग होता है तब गर्भ उत्पन्न होता है। ठीक है। उसका हमने देखा शारीर, मतलब शारीर किसे कहते हैं, हर एक आचार्य के अनुसार हमने शारीर स्थान की व्याख्या और शारीर की व्याख्या देखी। फिर था शरीर, शरीर यानी आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। ठीक है। पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति स एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत पुरुष। पंचमहाभूत और आत्मा इनके समुदाय को क्या कहते हैं, समवाय को क्या कहते हैं, तो पुरुष कहते हैं। और यही पुरुष कर्म पुरुष है, इसी पुरुष को हम चिकित्सा करेंगे। ठीक है। पंचमहाभूत प्लस आत्मा पुरुष। ठीक है। फिर हम देखें कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, कहाँ पे वर्णित है, चर शारीरिक अध्ययन नंबर 1। फिर हमने देखा कि शारीरिक ज्ञान का प्रयोजन क्या है या फिर उसकी उपयोगिता क्या है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हमने आयुर्वेद का प्रयोजन देखा। आचार्य चरक ने क्या बोला है, प्रयोजनम च स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और सुश्रुत ने क्या बोला है, यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वास्थ्य से रक्षणम च। ओके। उसके बाद है षडंग शारीर। आचार्य सुश्रुत ने चार शाखा, मध्यम, पंचम और षष्ठ शीत ये कहा है। वही आचार्य चरक ने कहा है द्वय बाहु, द्वय शक्ति, शिरोग्रीवा और अंतराधि। अंतराधि यानी मध्य शरीर। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, शिरो अंतराधि द्वय बाहु शक्ति में समासतः, दो बाहु दो शक्ति और अंतराधि और शीर। फिर उन्होंने देखा कि शव संरक्षण और शव विच्छेदन, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी और डिसेक्शन या फिर प्रैक्टिकल एनाटॉमी। संदर्भ कहा है योग्य शव का या फिर शव विच्छेदन का, तो सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय नंबर 5 में। योग्य शव के क्या गुण है, समस्त गात्रत्वम, अविशोपहतम, अदीर्घ व्याधि पीड़ितम और अवर्ष क्षति। ओके। फिर हमने देखा उसकी विधि जो आचार्य सुश्रुत ने बताई है। उसके बाद हमने आधुनिक मत के अनुसार शव का संरक्षण देखा। ठीक है, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी। संरक्षक द्रव्य में क्या रहता है, कार्बोलिक एसिड और फिनॉल जिसे हम कहते हैं, फॉर्मेलिन, ग्लिसरीन, स्पिरिट, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर। फिर हमने इसकी विधि भी देखी। उसका हमने पढ़ा कि मृत शोधन का महत्व क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है उसका, हमें क्यों डिसेक्शन देखना चाहिए, हमें क्यों शव विच्छेदन देखना चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम अगले लेक्चर से न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है परिभाषा शरीर। सो आज का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ओवरलुक कर लेना है। जो भी डेफिनेशंस लर्न करने की है वो लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई एम एनिवे अक्षर।